केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट था, क्या था बताना जरा, कैटालिसिस, वो तो कट गया ना सिलेबस से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलॉइडल स्टेट, ठीक है। कोलॉइडल स्टेट, ठीक है। तो कोलॉइडल स्टेट में ऐसा था, पहले थ्योरी गिवन बाय थॉमस ग्राहम है, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, थ्योरी गिवन बाय थॉमस ग्राहम। हालांकि ये थ्योरी जो है वो पूरी तरह से अब डिस्कार्डेड है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले दी गई थी तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थॉमस ग्राहम, इसको ऐसे करेंगे। थॉमस ग्राहम ने क्या कहा, ये छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा समझा देती हूँ। जो मैं इसको है ना उसमें नहीं लिखवाऊंगी पैराग्राफिंग में, मैं इसको थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी। थॉमस ग्राहम ने इन्होंने क्लासिफाई किया जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लासिफाई सॉल्युबल सब्सटेंसेस, 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड, ठीक है। तो थॉमस ग्राहम ने सॉल्युबल सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। अब क्रिस्टलॉइड की क्या खास बात थी? क्रिस्टलॉइड ऐसे सब्सटेंस थे, पहले इसको सुन लो जरा, मैं पहले तुम्हें डेली लाइफ का एग्जांपल देके बताती हूँ। हमने क्या किया, एक ग्लास में पानी लिया, पानी में नमक डाला, ठीक है, फिर हमने उस पानी को फिल्टर किया। तुमने लैब में अपने फिल्टर पेपर देखा है? 12th क्लास फिल्टर पेपर देखा है ना सबने, है ना, जिसमें तुमको वो जो कोनिकल वो कीप होती थी, कीप के अंदर वो उसको फिल्टर पेपर का कोन बना करके रखते थे, फिर पानी से एक बार उसको थोड़ा टैप के नीचे गीला कर लेते थे और उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब से सोल्यूशन डालते थे ताकि प्रेसिपिटेट फिल्टरों के ऊपर रह जाए, है ना। ये प्रोसीजर था फिल्टर पेपर से फिल्टर करने का। तो ऐसा था कि हमने ग्लास में नमक का पानी लिया, मतलब उसमें नमक घुला था, पानी था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, फिर हमने एक फिल्टर पेपर लिया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से उसका सेटअप बना दिया कि कोन के अंदर आपने फिल्टर पेपर का कोन बना करके रखा, ठीक है, फिर आपने उसको छाना, उसके ऊपर डाला। तो ये बताओ, पानी नो डाउट लिक्विड तो नीचे जाएगा ही जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, क्या नमक भी फिल्टर हो जाएगा कि नमक ऊपर रह जाएगा? ये बताओ, नमक उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा या फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा? बहुत डेली लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जल्दी बताओ। मैम नमक पानी के साथ घुल जाएगा, पानी के साथ वो नीचे ही जाएगा, मतलब फिल्टर होने के बाद जो नीचे पानी मिलेगा उसमें भी नमक का उतना ही टेस्ट आएगा, मतलब उस नमक को फिल्टर पेपर फिल्टर नहीं कर पाया। मेरी इतनी बात समझ में आई क्या? यस अच्छा, अब तुमने क्या किया कि एक तुम्हें दिया गया, इसका क्या एग्जांपल है, हाँ, तुमने देखा है कि जब हम चावल को बॉईल करते हैं, राइस बॉईल करते हैं, और अगर उस चावल में बॉइलिंग में पानी ज्यादा हो जाए तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है जब आप उस राइस से अलग करोगे तो वो बड़ा ही थिक सा सोल्यूशन होता है ना, स्टार्च कहते हैं हम उसको, स्टार्ची सोल्यूशन होता है। अगर उस स्टार्च को हम फिल्टर पेपर पर डालें तो क्या होगा, उसमें से पानी पानी तो नीचे निकल जाएगा और वो जो वाइट थिक स्टार्च था वो ऊपर रह जाएगा। देखो, इस बात को इमेजिन कर सकते हो इजीली, ठीक है। वो पूरा स्टार्ची सोल्यूशन फिल्टर होके फिल्टर पेपर से नीचे नहीं जाएगा, स्टार्च वाइट सब्सटेंस तो ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। जो मैंने कहा वो समझ में आया क्या? यस मैम। तो जो फिल्टर हो गया, ठीक है,
अब मैं यहाँ पे ये वाली बात लिख देती हूँ कि वाटर था प्लस ए नाम का सॉलिड था, ठीक है। इसका मिक्सचर लिया, इनका हमने सोल्यूशन बनाया, इसको बस ऐसे ही समझ लो, इसको हमने सोल्यूशन बनाया। फिर हमने क्या किया, इस सोल्यूशन को फिल्टर किया, ठीक है। फिल्टर के लिए क्या बनाऊं, वैसे ही कोन बना देती हूँ, कोनी का, ठीक है। ये हम यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। नीचे हमने बीकर रख दिया है, फिल्टर होके सोल्यूशन यहाँ पे जाएगा, और ये मैंने इसके अंदर जो है ये फिल्टर पेपर लगा दिया है, और इस सोल्यूशन को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये सोल्यूशन हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। फिर ये सोल्यूशन फिल्टर होके नीचे नीचे आया और ऐसे आ गया। तो हमने क्या देखा कि नीचे वाले सोल्यूशन में वाटर प्लस ए दोनों था, ठीक है। ऊपर भी हमने क्या डाला था, हमने वाटर प्लस ए डाला था, फिल्टर होके वाटर प्लस ए नीचे आ गया। तो यानी जो ए नाम का सल्यूट है, पानी को तो नीचे जाना ही जाना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये जो ए नाम का सल्यूट है ये भी फिल्टर होके नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो ए वाला सब्सटेंस है इसको आप बोलेंगे क्रिस्टलॉइड। मेरी बात समझ में आई? तो यानी क्रिस्टलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फिल्टर पेपर से या पार्चमेंट पेपर, अब यहाँ पे ये क्या है, फिल्टर पेपर का क्या नाम है, पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर से या मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। उधर हम लेते हैं उधर हमने लिया वाटर, उसके अंदर हमने बी नाम का कोई सॉलिड डिसॉल्व किया और दोनों को मिक्स करके, बी भी पानी में सॉल्युबल था, ठीक है। हमने इसका सोल्यूशन बना दिया। अब हमने सोचा कि अरे हमसे गलती हो गई, हमें बी और वाटर को फिर से सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमने देखो सेपरेशन के लिए वैसा ही सेटअप अब हमारी लेबोरेटरी में लगाया। ये हमने कोन कीप ली, ठीक है। इसके नीचे हमने ये बीकर रखा और इसके अंदर हमने इस कीप में एक इस तरह का पार्चमेंट पेपर या फिल्टर पेपर हमने रख दिया। फिर हमने इस सोल्यूशन को इसमें भर दिया, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन इसमें भर दिया। सोल्यूशन क्या था, वाटर प्लस बी। अब हमने जब इधर देखा, जब ये फिल्टर होके नीचे धीरे धीरे कलेक्ट हुआ तो यहाँ पे सिर्फ वाटर था और सारा का सारा जो बी था वो यहां पर रह गया था, ठीक है। यानी ये जो बी था वो इसमें से फिल्टर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो बी नाम का सॉल्यूट है इसका नेचर क्या है, ये कोलॉइड है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इतना पहले बना लो, फिर इसका जो थ्योरी मैं अभी बोलूंगी देखना आप लोगों को समझ में आता है क्या। बी को मैं जरा नीचे से हटा देती हूँ वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो ये जो बी नाम का सब्सटेंस है इट इज कोलॉइड। अब जरा एक मिनट, मैं जो कुछ रीड कर रही हूँ, मैं मेरी शीट से जो कंटेंट है थ्योरी का वो वाली चीज तुम्हें पढ़ के बता रही हूँ। अब जरा सुनना, समझ में आ रहा है क्या। थॉमस ग्राहम क्लासिफाइड दी सॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज। पहला है क्रिस्टलॉइड, दी सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर, यूरिया व्हिच आर क्रिस्टलाइन एंड इन द डिसॉल्व्ड स्टेट दे डू डिफ्यूज फ्रॉम पार्चमेंट पेपर। पहले वाले केस में देखो, ये जो ए है ना, ये सॉलिड था, क्रिस्टलाइन था, और ये पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज हो गया। इसका मतलब ए वाले सब्सटेंस को आप बोलोगे क्रिस्टलॉइड। जनरली नमक, शुगर, यूरिया ये जो होते हैं ये इस तरह के क्रिस्टलॉइड होते हैं। अब सुनो जरा कोलॉइड में क्या लिखा है। कोलॉइड सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, जो मैंने अभी स्टार्च के एग्जांपल दिया, राइस वाला स्टार्च, गम, गम यानी ये जो गम मतलब समझ गए ना, गोंद जिसको हम कहते हैं, जेलेटिन विच आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड इन डिसॉल्व्ड स्टेट दे डू नॉट डिफ्यूज फ्रॉम पार्चमेंट पेपर, दे आर कॉल्ड एज कोलॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे बी कोलॉइड है क्योंकि वो पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं हुआ, ए क्रिस्टलॉइड है क्योंकि वो डिफ्यूज हो गया। ठीक है, मैं जो अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इसमें मैं साथ साथ में वो रेफरेंस टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो कंटेंट मैं यहाँ कंटेंट नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आप उससे इजीली इसी लेक्चर में आप देख सकते हो।
बाकी मेरी थ्योरी की शीट में भी है ये सेम चीज, है ना। फिर आगे सुनो जरा, अबव क्लासिफिकेशन वॉज डिस्कार्डेड, बाद में इसे नमस्ते कर दिया गया। क्यों? Colloid is a state of matter like solid, liquid, gas. Any substance can be brought into colloidal state. In modern view, the colloidal depend upon. चलो ये सारी बातें क्या है इसकी बात करते हैं। पहले बताओ बच्चों, वाली बात क्लियर हो गई क्या? यस मैम। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड कोलॉइड के बाद ये कुछ सालों तक तो चली, उसके बाद साइंटिस्ट ने अजीब अजीब सी बातें कहना शुरू कर दिया, ये इन्होंने क्या लिखा ये तो गलत है। और कुछ रिसर्चेस के बाद फाइनली साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये क्लासिफिकेशन तो टोटली गलत है। किसी ने पूछा क्यों, तो उनका ये कहना था कि कोलॉइड जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक पहले लिख देती हूँ मैं, इट इज डिस्कार्डेड। रीजन, बिकॉज ये जो कोलॉइड है, जिसको इसने एक सॉल्यूट बोला, कोलॉइड एक सब्सटेंस बोला, कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस नहीं है। ये क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये एक बड़ी बात है, इस पर गौर करिए। कोलॉइड जो है, साइंटिस्ट ने कहा ये स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब जैसे हर चीज का सॉलिड बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है, वैसे ही हर सब्सटेंस का कोलॉइड भी बन सकता है। ठीक है, तो कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, जैसे क्रिस्टलॉइड एक सब्सटेंस है, कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो आप उसे ऊपर वाले क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आई? और ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसके लिए एक एविडेंस जो तुम्हारी एनसीईआरटी देती है, अब उस पर आती हूँ, पहले इतना लिख लो। मैंने एक बार स्टार्टिंग से ऊपर से दिखा दी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहां से स्टार्ट हुआ है। हो गया? यस मैम। हाँ, अब सुनो जरा, आपकी एनसीईआरटी इस पे क्वेश्चन देती है। क्वेश्चन सुन लो। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया एनसीईआरटी का? यस मैम। ठीक है, अब मैं सीधे सीधे इसमें इसका आंसर ही कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना। इसमें आपको क्या लिखना है, तो ये ऊपर की जो लाइन है, ये दोनों लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, कि इसमें इन्होंने कहा है कि ये सब्सटेंस है, स्टेट ऑफ मैटर है, सब्सटेंस नहीं है ये। अब इसका एग्जांपल सुनो। फॉर एग्जांपल, इस बात को प्रूव करने के और भी कई एग्जांपल हैं, लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। एग्जांपल है नमक। जानते हो नमक का फॉर्मूला NaCl। एक बार हम नमक को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, और एक बार हम इसी नमक को बेंजीन में मिलाते हैं। बेंजीन यानी C6H6। ठीक है, तो एक बार हमने इसी नमक को बेंजीन में मिलाया, तो क्या होगा? पहले केस में तो बना ट्रू सोल्यूशन, क्रिस्टलॉइड वाला, पहले केस में तो बना ट्रू सोल्यूशन नमक का, और दूसरे केस में उसी नमक का क्या बन गया? कोलॉइडल। ठीक है, तो यानी अगर हमने सॉल्वेंट बदल दिया, पानी की जगह बेंजीन ले लिया, तो वही नमक जो कभी सॉलिड क्रिस्टलाइन हुआ करता था, अब वही कोलॉइड हो गया। तो यानी हमने उसकी स्टेट बदल दी। ठीक है, तो नमक यानी सॉल्ट इन वाटर इज ट्रू सोल्यूशन, whereas salt in benzene is colloidal solution। तो colloidal is the state of matter, वो डिपेंड करता है आप कौन से सॉल्वेंट के साथ उसको ट्रीट कर रहे हो या उसमें उसको मिक्स कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई? तो जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था एनसीईआरटी का, कमेंट ऑन कि colloid is not a substance but it is state of matter, इसमें आपको यही वाली बात लिखनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अच्छा, इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिया है एक में सोप एंड अल्कोहल
और सोप एंड वाटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सुनो जरा। एग्जाम्पल 2, सोप को जब हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो जो अपीयरेंस आपको दिखती है ना सोप की, वो होती है कोलॉइडल। उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कोलॉइडल। लेकिन जब इसी सोप को जो अल्कोहल होता है उसमें मिला दोगे ना, तो उसका पता है ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यानी एक ही सब्सटेंस था, सोप तो वही था, सेम फॉर्मूला, सेम फिजिकल स्टेट, लेकिन सॉल्वेंट बदलते ही उसका अपीयरेंस बदल गया, उसका स्टेट ऑफ मैटर बदल गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है आपको इसमें लिखने हैं। इस बात का ये आंसर है, लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल अप कर दो ना। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्लासिफाई करने से पहले कोलॉइड के बारे में एक नोट लिखवा देती हूँ। मतलब ये वो टर्मिनोलॉजी है जो साइंटिस्ट की दुनिया में यूज होती है। ठीक है, हम आम लोग तो कैसे भी बोल लेते हैं इसको। तो हमें ये पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। ठीक है, ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th में इंट्रोड्यूस हो जाती है ये टर्म्स, तो है ना। सॉल्यूट जैसे नमक को पानी में मिलाए तो नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, और जो मिक्सचर बना दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। लेकिन जब हम कोलॉइड्स की दुनिया में आते हैं तो कोलॉइड्स में ये जो सोल्यूट वाला रोल जो भी प्ले कर रहा होता है उसके लिए एक नाम आपको यूज करना पड़ेगा, वो है डिस्पर्स्ड फेज। आपको टर्म यूज करना पड़ेगा डिस्पर्स्ड फेज। मतलब आपको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब भी तुम कोलॉइड देखो, दो चीजों को मिक्स करके बना होगा, तो जो भी सॉल्यूट की जगह पर लिखा है उसका पूरा नाम लिखो। डिस्पर्स्ड फेज इज दिस, डिस्पर्जन मीडियम इज दिस। सॉल्वेंट को बोलोगे डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। और जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या बोल दोगे, उसके लिए टर्म है कोलॉइड। ठीक है, तो यानी डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम इक्वल टू कोलॉइड। तो हम यहां पर ये वाले टर्म यूज करने वाले हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज को मैं शॉर्ट में डीपी लिख दूं और डिस्पर्जन मीडियम को मैं डीएम लिख दूं। लेकिन एक मिनट मत लिखो ऐसा, ये टर्म ज्यादा यूज में नहीं है तो ये अजीब। मैं जब समझाऊंगी ना मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट ही टर्म यूज करूंगी। ठीक है, लेकिन जब आपको लिखना है तो अब लिखने वाले टर्म आपको पता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, अब ऐसा है क्लासीफाई कोलॉइड को जब क्लासीफाई किया तो 3 डिफरेंट आप कह सकते हैं व्यू थे, 3 नजरिए थे, जिसके या 3 बेसिस आप बोल सकते हैं जिनके बेस पर क्लासीफाई किया गया, और तीनों पर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन 1, क्लासिफिकेशन 1 है, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ। अब देखो पूरा टर्म की बजाय मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डिस्पर्स्ड फेज। मैं अभी इसको ऐसे लिख सकती हूं, तुम लोग समझ जाओगे क्या, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, लेकिन बोलने में सोल्यूट और सॉल्वेंट ही हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। ये डी फेज और डिस्पर्जन मीडियम समझ में आ रहा है क्या? ये तो वो टर्म है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, और हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्लासिफिकेशन 1 है। क्लासिफिकेशन 2, पहले मैं सारी तीनों हेडिंग लिख रही हूं, इसको याद भी तुम लोग ऐसे ही करोगे, समझ गए।
क्लासिफिकेशन नंबर 2, इट इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन यानी वो आपस में कैसे बातें करते हैं, है ना, ठीक है ना, किस तरह से मिक्स होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन, अगेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मैं अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही लिख रही हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको कि आपको फॉर्मेलिटी में क्या लिखना है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लिखना है। ये क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। क्लासिफिकेशन नंबर 3, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये है, इट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ, सिंपल भाषा में बात करूं तो सॉल्यूट, मतलब डिस्पर्स्ड फेज की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले आप भाई ये हेडिंग याद करोगे, है ना, तीनों हेडिंग, क्योंकि इन्हीं हेडिंग्स में थोड़ा सा इतनी लंबी लंबी होती हैं कि बच्चा डर के और फिर आगे नर्वस हो जाता है। अच्छा रिकॉर्डिंग भी चल रही है बेटा? हाँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मैम हाँ, अच्छा एक पे, हाँ बोलो। पहला चैप्टर चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ओके। हाँ हाँ प्रियांशु बोलो। हम एक बार आप ये बताओगे, स्टार्टिंग में ये हेडिंग थी कोलॉइड, उसमें फिर हमने क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड दोबारा, सुनो सुनो सुनो, ये पहले हेडिंग थी, कंफ्यूजन है थोड़ा। ये थॉमस ग्राहम का था, ये थॉमस ग्राहम का था, ठीक है। फिर इनको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, ये बाद में डिस्कार्डेड, ठीक है। क्यों डिस्कार्ड हुआ? क्योंकि साइंटिस्ट ने ये 2 लाइनें बोल दी कि कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ मैटर है, और इस बात को प्रूव करने के लिए ये 2 एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। अच्छा ओके। अब आगे की कहानी सारी जो कोलॉइड होता है उस पर चल रही है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड आ गया, ठीक है। ओके यस मैम। अब 3 क्लासिफिकेशन हो गए। पहले क्लासिफिकेशन 1 के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। क्लासिफिकेशन 2 के टाइप्स, मैं मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड करके लेफ्ट में फिर मैं लिख रही हूँ। तो इसमें 2 टाइप्स हम लिखते हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक, ठीक है। फिर थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन की 3 हेडिंग्स है, मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर, कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड। ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले, ठीक है। इन दोनों पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्कर्स में आते हैं मोस्टली। ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन 1 है, वैसे तो वो इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन उस पर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसकी मैं अभी तुम्हें एक टेबल दे दूंगी, पर उसमें कुछ लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। टेबल दे दूंगी अभी उसकी, और डायरेक्ट है, मतलब वो सब कुछ फैक्ट है, रटना है इसमें। तो इन दोनों में थोड़ा चीज़ें समझने वाला भी है और राइटिंग पार्ट है, ठीक है। तो मोस्टली 2, 3 मार्कर, 5 मार्कर में इसके पार्ट्स आ गए। इस तरह के क्वेश्चन इन दोनों पर आते हैं। क्लासिफिकेशन 1 में एक टेबल है, इसके सामने लिख दूं क्या ऐसे ही? मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, लास्ट में मैं उसमें बताऊंगी ये, ठीक है। एक बार में स्क्रीन शेयर करूंगी तो वो टेबल लर्न फ्रॉम, ये एनसीईआरटी में भी होगी, मैं अभी मेरी शीट का रेफरेंस दे रही हूँ। इसका टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है। लास्ट में अभी हम स्क्रीन शेयर करके
शीट वाली स्क्रीन शेयर करके फिर मैं बताऊंगी। अभी कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2 से, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाता है तो वो कैसी बातें करते हैं, ठीक है, किस तरह की उनका रिलेशन है, क्या उनका दोस्ती वाला रिलेशन है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, या उनका एनिमी वाला रिलेशन है कि एक दूसरे से हमेशा झगड़ा ही करते हैं और दूर भागते हैं। तो जहां लायोफिलिक होता है वहां पे फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होता है, और जहां लायोफोबिक सॉल होता है, मतलब कोलॉइड बनता है, वहां पे एनिमी वाला रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस पर आ जाओ, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्लासिफिकेशन 2, बस मैंने ये हेडिंग डाली है, वो बेस्ड ऑन पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। यहां पे है लायोफिलिक, यहां पर है लायोफोबिक, लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। इनके लिए एक टर्म और यूज होता है सॉल, लायोफिलिक सॉल भी कहते हैं। इसी तरह से लायोफोबिक कोलॉइड, इन्हें हम लायोफोबिक सॉल्स भी कहते हैं, ठीक है, सॉल या सॉल्स जो भी आप कहना चाहें। हाँ, तो इनका जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। अब इनके डिफरेंस पर आते हैं। डिफरेंस पर आने से पहले मैं जरा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, ठीक है। फिर जो भी बातें मैं बोलूंगी आप उसी एग्जांपल से रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे एक बार क्या हुआ कि आपकी स्कूल में 10th A एक सेक्शन था, 10th B एक सेक्शन था, या चलो 12th A एक सेक्शन था, 12th B एक सेक्शन था, ठीक है। तो आप दोनों की क्लासेस में किसी ना किसी कोई मुद्दे पर झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप दोनों क्लासेस के बैचेस के बच्चे कभी आपस में बात नहीं करते थे, गलती से किसी कॉमन इशू पर आ जाए तो झगड़ा ही होता था। एक दिन आप लोग की टीचर या प्रिंसिपल ने दोनों बैचेस को एक क्लास में बिठा दिया, ठीक है। कहा कि 12th A 12th B दोनों जाकर के उसी क्लासरूम में बैठेंगे पूरा 1 घंटा। तो अब उस क्लासरूम का क्या नजारा होगा, ठीक है। अब देखो 12th A के अंदर भी बच्चों की ग्रुपिंग है, फ्रेंड्स की अपनी ग्रुपिंग होगी, ठीक है, और B के अंदर भी ऐसा ही होगा, और A B में कोई बातें होनी नहीं है। तो क्लास में क्या नजारा होगा कि 12th A के 5 बच्चे एक ग्रुप में बैठे, फिर उधर 12th B के 3 बच्चे बैठे हैं, फिर थोड़ी दूरी पर 12th A के 4 बच्चे एक ग्रुप में बैठे हैं, फिर 12th B के, या 12th A पूरा आपस में इंटरेक्ट कर रहा है और 12th B आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रही। B ने अलग ग्रुपिंग कर ली, A की अलग ग्रुपिंग हो गई। क्लास में ऐसे ही कुछ नजारा होगा ना, A का एक साथ ग्रुप होगा, B का एक साथ ग्रुप होगा। तो ये जो नजरिए, ये जो बना, दैट इज लायोफोबिक। उसमें सपोज 12th A को मान लो सॉल्यूट, 12th B को मान लो सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो आपस में क्योंकि उनमें झगड़ा था, वो पसंद नहीं करते थे, तो मिक्स करने पर, हमारे कहने पर फोर्सफुली मिक्स तो हो गए, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप से बड़ी बारीकी से उनके नेचर को देखा गया तो वो आपस में ग्रुपिंग करे हुए थे, ठीक है। तो ये जो ग्रुपिंग थी, अब क्योंकि वो वेट कर रहे थे कब 1 घंटा हो और कब हम निकले, कब 1 घंटा हो और कब हम निकले। इतने में कोई तीसरा टीचर आया, उसने कहा कि चलो बच्चों जाओ, अलग हो जाओ, तो वो बच्चे जल्दी से अलग हो जाएंगे, यानी कोई भी थर्ड पार्टी उन दोनों ग्रुप्स को इजीली अलग कर सकती है, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। ये तो हो गई लायोफोबिक की। अब लायोफिलिक की बात करती हूँ। इसी तरीके से 11th है, 11th B, ये 2 सेक्शन थे, लेकिन उनके बच्चों में बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जब 11th A को 11th B में बिठाया गया तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। 11th A था सॉल्यूट, 11th B था सॉल्वेंट। तो जैसे ही सॉल्वेंट की क्लासरूम में सॉल्यूट आया तो सॉल्वेंट के बच्चों ने सॉल्यूट पार्टिकल का वेलकम किया। वो क्या करेंगे, वो जैसे 2-3 का ग्रुप होगा सॉल्वेंट का, वो सॉल्यूट को पकड़ेगा किसी एक बच्चे को और उसके साथ में बैठ के ग्रुप बना के उसको अटेंड करेंगे, बड़े अच्छे से उससे बात करेंगे, वेलकम करेंगे। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है और उनका नेचर हमें बहुत पसंद होता है, तो हमारे घर के सारे मेंबर बड़े अच्छे से उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अटेंड करते हैं। तो वो जो अटेंड करने वाला काम है वो सॉल्वेंट करेगा, ठीक है। किसका वेलकम करेगा, सॉल्यूट का वेलकम। ये जो वेलकम का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। सॉल्यूट का वेलकम करता है सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और जब हाइड्रेशन होता है ना तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वेलकम करने के दौरान क्या होगा, सॉल्वेंट एक एक सॉल्यूट पार्टिकल को अटेंड करेगा उसके चारों तरफ गैदरिंग करके,
ठीक है, जैसे एक मैरिज में हम जाते हैं तो वो जो फैमिली के लोग होते हैं वो एक एक गेस्ट को वेलकम करते हैं, उसके साथ कंपनी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूट का वेलकम होगा। वेलकमिंग यानी हाइड्रेशन। तो क्या मैं बोल दूं फोबिक में हाइड्रेशन नहीं होगा, वेलकम नहीं होगा, फिलिक में वेलकम होगा यानी हाइड्रेशन होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ रही? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो जरा। ऐसा होता है, तुम्हें पता है कि पानी में, किसी भी लिक्विड में अगर हम कोई चीज मिला दें, ठीक है, वो घुल जाएगी तो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या नहीं? ये बताना जरा। पानी था, मैंने उसमें 4 चम्मच चीनी मिला दी, ठीक है, अब वो पानी थोड़ा थिक थिक सा गाढ़ा सा लगेगा, शुगर सिरप जो बन जाएगा, वो पानी जितनी फ्लूइडिटी तो नहीं शो करेगा ना। तो जब कोई चीज मिट्टी में घुल जाती है तो उसकी थिकनेस, डेंसिटी, गाढ़ापन बढ़ जाता है। वो जो थिकनेस बढ़ती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो बताओ किस केस में विस्कोसिटी बढ़ेगी? जब कोई चीज घुलेगी तब तो विस्कोसिटी बढ़ेगी ना। तो फिलिक की सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ेगी या फोबिक की? फिलिक की। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, ठीक है, तो अच्छे से मिक्सिंग हुई तो हर जगह पर डेंसिटी बढ़ गई और विस्कोसिटी बढ़ गई। फोबिक में क्या हुआ कि सॉल्यूट अलग था, सॉल्वेंट अलग था, 12th ए का ग्रुप अलग था, 12th बी का ग्रुप अलग था, ठीक है। आप माइक्रोस्कोप से देख सकते थे कि 12th ए जहां पर है, यानी जहां पे पानी है वहां पे प्योर पानी है, जहां पे सॉल्यूट पार्टिकल की ग्रुपिंग है वहां सिर्फ सॉल्यूट है, ठीक है, वो मिक्स ही नहीं हुए। जब मिक्स ही नहीं हुए तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, मतलब वो ऐसे रहेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो सॉल्यूट का पार्टिकल ये अलग ग्रुप में होगा, यहाँ पे पानी होगा, फिर ये सॉल्यूट का पार्टिकल, फिर पानी होगा, फिर इस सॉल्यूट के पार्टिकल की ग्रुपिंग, फिर पानी होगा, इस तरह से होगा ये, ठीक है, ये ग्रुपिंग हो रखी है इनकी। और यहाँ क्या सीन होगा, यहाँ ये पानी था और सॉल्यूट का पार्टिकल हर जगह पर मिक्स हो गया, ठीक है। तो यहां जो ग्रुपिंग हुई सॉल्यूट की और यहां पर ये सॉल्वेंट था, तो जहां जहां भी सॉल्वेंट था वो तो प्योर ही था ना, उसमें कुछ घुला ही नहीं। जब घुला ही नहीं तो विस्कोसिटी में कोई चेंज आया क्या? नहीं आएगा। और जब विस्कोसिटी नहीं बदलती तो सरफेस टेंशन भी नहीं बदलता। तो लायोफोबिक में ना तो पानी की विस्कोसिटी बदलेगी ना सरफेस टेंशन बदलेगा, लेकिन लायोफिलिक में विस्कोसिटी भी बदल जाएगी और सरफेस टेंशन भी बदल जाएगा। 12th क्लास, अभी मैं इतना कुछ बोला वो दिमाग के अंदर गया कि नहीं, ये बताओ। यस मैम। मेरी बोलने की भाषा समझ में आ रही है, मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ? यस मैम। हाँ, ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। तो अब देखो इनका डिफरेंस। मैं पहला डिफरेंस लिखूंगी यहाँ पर। मैं अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट की लैंग्वेज अगर यूज करूं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, दे हैव अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। मतलब हमारी भाषा में दे हैव फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस, और उधर क्या है कि दे हैव रिपल्शंस, ठीक है। दे इम्पार्ट रिपल्शंस टू ईच अदर, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम लिख दें, जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां पर दोनों एक दूसरे का वेलकम करेंगे, जहां फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। तो क्या मैं बोल दूं कि हाइड्रेशन, या वेलकम को केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ किसका? गेस्ट का होता है। गेस्ट कौन है? सॉल्यूट होता है। हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी डिस्पर्स फेज अकर, और यहां पे नो हाइड्रेशन, नो वेलकम, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए जो मैंने टर्म यूज किया है वो क्या यूज किया है? वेलकम, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले टर्म्स लिख लो ताकि जब भी रिवाइज करो तो समझ में आ जाए। अट्रैक्शन फोर्स के लिए मैंने क्या टर्म यूज किया था? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। रिपल्शन के लिए मैंने क्या टर्म यूज किया था? एनिमी, एनिमी वाला रिलेशन। हाइड्रेशन के लिए मैंने क्या टर्म यूज किया? वेलकम।
और यहाँ पर नो वेलकम। अच्छा, थर्ड टर्म, जब वेलकम होता है तो चीजें मिक्स होती है, मिक्स होती हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या हम बोलते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी के लिए विस्कोसिटी से हम मेजर करेंगे इसको, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी यानी थिकनेस, जैसे शहद होता है, हनी होता है, कितना थिक होता है यानी वो कितना विस्कस है, और उसके सामने जो पानी है वो कितना नॉन विस्कस या लेस विस्कस है। ठीक है, उधर क्या होगा, जब कुछ पानी में घुला ही नहीं, एक में विस्कोसिटी किसकी देखी जाती है हमेशा, सॉल्वेंट की, और थर्ड में रिमेन सेम लिख दूं क्या इसको, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट रिमेन सेम। अच्छा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, जब भी किसी लिक्विड में कोई चीज घुल जाती है, ठीक है, तो जो उसका सरफेस टेंशन होता है ना वो कम हो जाता है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे डिक्रीज होगा। किसका होगा, सॉल्वेंट का होता है ये, सॉल्वेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम कह रहे हैं, सॉरी, ठीक है, मीडियम का, डिस्पर्जन मीडियम का, और उधर क्या रहेगा, रिमेन सेम। ये बताओ, ये 4 पॉइंट समझ में आए क्या पूरी क्लास को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप ढंग से समझेंगे। और अच्छा, ये बताओ कि दोनों पार्टीज को हमें अलग करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अब हमें कहना है कि चलो जाओ अपने अपने घर में जाओ, अलग हो जाओ, तो कौन जल्दी अलग हो जाएगा, फोबिक, फोबिक अलग होगा, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, और फिलिक जो है वो तो अट्रैक्शन है, वो तो साथ रहना चाहता है। तो किसी भी थर्ड पार्टी के, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरेक्शन से लायोफोबिक जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो थर्ड पार्टी कौन होती है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में झगड़ा कराना है तो हम किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे किसी को कि जाओ और जाकर के इनके इस रिश्ते को तोड़ दो। ठीक है, तो एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको कहा जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखा जाएगा, फिर एक मिनट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या मैं लिख दूं कि फिलिक की बात हो रही है, इट इज नॉट अफेक्टेड easily by the addition of electrolyte। ठीक है, और ये हमेशा इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे अमाउंट में डाला जाता है, बड़े अमाउंट में तो भाई तोड़ ही देगा वो। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट वो थर्ड पार्टी है जो इन सॉल्यूट सॉल्वेट में झगड़ा कराने का काम करता है। तो जिसमें फिलिक रिलेशन है, फ्रेंडशिप वाले रिलेशन है, उन पर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन फोबिक में क्या हो जाएगा, दे डिस्ट्रॉयड इजीली, दे डिस्ट्रॉयड इजीली बाय द एडिशन ऑफ, मतलब ये दोनों लाइन आप लिख देंगे। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से भी वो आपस में अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो उसे डिस्ट्रॉय करना आसान है। अच्छा, तो अब बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फिर 12 क्लास 6 डिफरेंस, लायोफिलिक। तो इट इज, हाँ, तो ये लिख दो मोर स्टेबल और इसका लिख दो लेस स्टेबल। ठीक है, और लास्ट में इसका एग्जाम्पल दोनों के दे देते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, फिर कह रही हूँ, इसलिए ढंग से याद करना है इसको। और दोनों के एग्जाम्पल में, जैसे फिलिक का एग्जाम्पल जो मेरे सामने है, प्रोटीन है, स्टार्च है, और उधर मेटल हाइड्रोक्साइड्स ले लेते हैं। ठीक है,
तो लायोफिलिक में हो जाएगा जैसे स्टार्च, ठीक है। स्टार्च यानी जैसे आपने देखा है ना, वही चावल वाला जो पानी है ना, चावल को हम बॉईल करेंगे तो उसका जो पानी होता है स्टार्ची सोल्यूशन होता है, तो उस पानी से स्टार्च को अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो इजीली अलग नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्च हो जाएगा। ऐसे ही जेलेटिन, जेलेटिन को पानी में मिला दिया तो अलग करना डिफिकल्ट है। लेकिन उधर आपने देखा है कि कोई भी मेटल है, सभी जानते हैं मेटल पानी में नहीं घुलते ना। हमने कोई ज्वेलरी पहन रखी है, ठीक है, हमने फिंगर में रिंग पहनी और हमने हमारे हाथ को पानी में डाला, तो क्या रिंग से मेटल घुल के पानी में चला जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं जाएगा ना। तो जनरली मेटल पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन कभी आपको याद होगा कि हमारे घर में कुछ पुराने ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के या गोल्ड के, जो जिनकी सरफेस थोड़ी फेड हो जाती है, तो हम उसके पास जाते और दुकान वाले को कहते हैं कि भाई इसकी जो अपर सरफेस है उसके ऊपर कोट कर दो या जैसे भी है इसकी शाइनिंग फिर से हमें करवानी है। तो वो पता है क्या करता है, वो दो काम कर सकता है, एक ज्यादा रुपीस वाला एक कम रुपीस वाला। ज्यादा रुपीस वाले में वो क्या करेगा, वो एक लेयर चढ़ा देगा, और कम रुपीस वाले में क्या करेगा, वो एक ऊपर की लेयर हटा लेगा। और ये हटाने वाला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। इस हटाने वाले में वो क्या करता है, उसके पास एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें जब उस मेटल को डालेगा, जब उसमें एक्वा रिजिया होता है, ठीक है, उसे जब डालता है तो मेटल की जो सरफेस होती है उस स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आकर के उस सरफेस को अपने अंदर घोल लेती है, डिसॉल्व कर लेती है। मेटल उस लिक्विड में घुल गया, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है। क्योंकि मेटल तो अपने आप में स्टेबल चीज है, तो डिसॉल्व होना आसान बात नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, तो वो घुल जाता है। फर्स्ट लेयर उसकी लगभग फर्स्ट सेकंड लेयर डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होके जो एसिड पे उसका सोल्यूशन बनता है ना, वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन बहुत देर तक स्टेबल नहीं रह सकता, कुछ घंटे के बाद मेटल उसमें से अलग हो जाएगा और कोलॉइडल अलग हो जाएगा। तो वो जो दुकान वाला है वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन में थोड़ा सा नमक डाल देगा। नमक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, थोड़ा सा नमक डाल देगा, और नमक डालते ही लिक्विड अलग और मेटल अलग, ठीक है। अब नमक की जगह कोई और सॉल्ट भी यूज किया जा सकता है। मैंने जस्ट नमक इसलिए तुम्हें एग्जांपल दिया कि माइंड में तुम्हारे वो इंप्रेशन आने लगे कि अच्छा, ठीक है। तो कोई भी सॉल्ट डाला जाता है, वो जो भी अप्रोप्रिएट सॉल्ट है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी जानने की, ठीक। तो यानी मेटल का जो सॉल्ट बना था, कोलॉइड बना था एसिड में, वो कैसा था, वो लायोफोबिक नेचर का था। तो जनरली जो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, वो लायोफोबिक होते हैं, क्योंकि मेटल का किसी में घुलने वाला नेचर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख दें सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स। ऐसे ही सॉल्ट्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये डिफरेंट एग्जांपल हो गए, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी सॉल्ट्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स, SULPHIDE। इनके एक एक एग्जाम्पल भी सामने लिख देती हूँ। जैसे मेटल में हो जाएगा सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हीं पर ही ज़्यादा देखा जाता है ये। मेटल हाइड्रोक्साइड में जैसे AlOH होल थ्राइस, ठीक है। मेटल सल्फाइड जो आपके सिलेबस में अक्सर यूज होता है, आर्सेनिक AS2S3, ये सब रटने वाली बातें हैं 12th क्लास, ठीक है। मैं ऑलरेडी लिमिटेड एग्जांपल दे रही हूँ, तो जितना मैं करा रही हूँ वो एग्जांपल तो याद ही कर लेना, ठीक है। मतलब वो तो असेंशियल है कंटेंट के हिसाब से, ओके। चलो अब क्लासिफिकेशन 3 पर आते हैं फटाफट से। क्लासिफिकेशन नंबर 3, इसमें 3 हेडिंग्स थी। एक था कौन सा, मैक्रो, चलो हाँ, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मैक्रोमॉलिक्यूल पता है किसको कहते हैं? साइंटिस्ट की दुनिया में मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब होता है पॉलीमर। किसी नेचुरल पॉलीमर का नाम बताना। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब होता है पॉलीमर। पॉलीमर के कुछ एग्जांपल देती हूँ तुम्हें। तुमने सुना है प्रोटीन, हाँ प्रोटीन, DNA, सेल्यूलोज, हाँ स्टार्च, ये सब बायोलॉजी में पढ़े। सेल्यूलोज प्लांट सेल की सेल वॉल में होता है, मैंने ठीक बोला ना? यस मैम, है ना, सेल्यूलोज ही होता है उसमें।
सेलुलोज होता है कुछ और होता है? सेल्यूलोज सेल्यूलोज ही होता सेल्यूलोज अच्छा, मुस्कान तुम बायोलॉजी वाली हो, यस ठीक है। तो इन सब के नाम तो तुमने सुने, कोई नई बात नहीं है। आर्टिफिशियल पॉलीमर की एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, रबर नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल दोनों तरह का होता है। तो ये सब पॉलीमर्स है बच्चों, है ना। अब पता है क्या है पॉलीमर्स की में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पॉलीमर बड़े ही लार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब इनके अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स मोस्टली लॉन्ग चेन पार्टिकल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे होते हैं, लंबी 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 चेन्स होती हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। जैसे आपने बताया डीएनए डबल हेलिकल है, आरएनए सिंगल हेलिकल है, इसी तरह का लंबा लंबा लंबा। तो अब क्या होता है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल है। तो डिफरेंट रेज होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं डिफरेंट इंटेंसिटी की, इन साउंड वेव्स को डालकर और इन रेज को तोड़ दिया जाता है, और इन पार्टिकल को तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। सपोज इसको तोड़ दिया, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, डीएनए को तोड़ दिया, डीएनए के टुकड़े हो गए, प्रोटीन के टुकड़े बना दिए। और ये जो एक टुकड़ा है, अगर ये कोलॉइडल साइज का है, अगर ये एक टुकड़ा कोलॉइडल साइज का है तो इसका कोलॉइड जो बनेगा, अभी तुम्हें कोलॉइडल साइज का रेंज बता देती हूँ, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का रेंज होता है कोलॉइड का, ठीक है। तो अगर ये 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में ये एक टुकड़ा है, ये ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये एक टुकड़ा है, ये 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में है, तो इसका मतलब ये कोलॉइडल रेंज हो जाएगी, ये कोलॉइडल साइज का हो गया। और फिर इस कोलॉइडल साइज के टुकड़ों को एक सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मिक्स्ड इन, ऐसे लिख देती हूँ, मिक्स्ड इन सूटेबल सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कोलॉइड बनेगा। कौन सा कोलॉइड? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बच जाएगा, ठीक है। तो अब तुम जब थ्योरी पढ़ोगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक पहले मैक्रोमोलिक्यूल लिया यानी पॉलीमर, उसके बड़े मॉलिक्यूल को हमने किसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, वो तरीका नहीं लिखना है, मैंने तुम्हें बता दिया साउंड वेव, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उन टुकड़ों का साइज कोलॉइडल साइज का अगर है, तो जब आप उसे किसी सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, सूटेबल सॉल्वेंट में, क्योंकि हर एक के लिए सॉल्वेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, तो जो कोलॉइड बनेगा दैट वुड बी मैक्रोमोलिक्यूलर, मतलब पॉलीमर से बनने वाला कोलॉइड होगा। समझ गए? तो मैक्रोमोलिक्यूलर, अब इस कहानी को अपने वर्ड्स में तुम लिख देना, ठीक है। जो बुक्स में लैंग्वेज लिखी होती है वो थोड़ी बड़ी अजीब सी होती है, इसके बाद अपने वर्ड में तुम पैराग्राफ फ्रेमिंग कर सकते हो। चलो सेकंड क्लासिफिकेशन। हाँ जी मैम बोलिए। मैम जैसे ये शिविका, शांतनु, उत्कर्ष और मानसी, हाँ। मैम ये अभी क्लास में नहीं है, तो हाँ। इनको प्रेजेंट लगानी है? हाँ इनको प्रेजेंट लगा दीजिए मैम, इनको एक्चुअली मैंने ही कहा था, ये लोग पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में ज्वाइन हाँ। करेंगे अभी 10 मिनट में। तो इन चारों ओके, की ये चारों बच्चे हैं ना? हाँ हाँ जी 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 जी, इनकी चारों की प्रेजेंस ओके। लगा दो। हाँ ये वत्सल नहीं है, ठीक है। बस ये वत्सल, इनकी वत्सल, यश, इनकी एब्सेंट लगेगी, है ना? हाँ हाँ यस मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। हाँ सेकंड हो गया बच्चों, मैक्रो के बाद कौन सा था देखिए बताना? मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी, यस मैम, हाँ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर सेम लायोफोबिक ही है, मतलब कि इस कोलॉइड में हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को डाला, तो वो जो डिस्पर्स्ड फेज था उसके पार्टिकल मीडियम को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने ना ऐसी ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। ये जो ग्रुपिंग है ये कोलॉइडल रेंज की है, ये कोलॉइडल पार्टिकल है, एक कोलॉइडल पार्टिकल है जो कई सारे छोटे छोटे मल्टी मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। ये जो एक कोलॉइडल पार्टिकल है जिसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, वो मल्टी मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। और सॉल्वेंट यहां पर है मतलब वही जो लायोफोबिक फोर्सफुली जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह के कोलॉइड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहे जाते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल इसके आगे लिख देती हूं, मेड अप ऑफ मल्टी मॉलिक्यूल्स। 12th क्लास समझ में आ रहा है ना? बस इसमें इतना सा लिखना है। यस मैम। और थर्ड वाला जिस पर 3 मार्क का क्वेश्चन अलग से अपने आप में बन जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड। ये इन सब तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड।
एसोसिएटेड कोलॉइड बनते हैं सोप के। अब इसमें भी मैं तुम्हें लिखोगे तुम पैराग्राफिंग अपने आप करना, शीट में भी सब कुछ लिखा है, मैं क्या समझना है वो बता रही हूँ। ऐसा है, तुमने एक बकेट में पानी लिया, आधी बकेट, ठीक है, और उसमें तुमने आधी चम्मच सोप या सर्फ ले लो, सर्फ एंड डिटर्जेंट भी इसमें आ जाते हैं, मैं अभी सोप का ही एग्जांपल ले रही हूँ। तुमने हाफ स्पून सोप डाला, सब वो लिक्विड सोप था, तुमने हाफ स्पून सोप डाला, तो क्या उस हाफ बकेट में जब तुम थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट डालोगे तो क्या उससे क्लींजिंग एक्शन होगा? उससे तो कुछ सफाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब क्या है, तो जब भी सोप या सर्फ एंड डिटर्जेंट, हम इसकी जगह अभी केमिकली हम सोप वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सोप अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में अगर हम पानी में डालेंगे तो वो क्लींजिंग एक्शन नहीं करता, वो खाली पानी में घुल जाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि नमक पानी में घुल रहा हो, और बना देता है ट्रू सोल्यूशन। ये ट्रू सोल्यूशन बस जैसे नमक और पानी का पानी मिक्सचर होता है, वैसा ही सोप और वाटर का मिक्सचर है, इससे आपको क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी सोप को आप थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में डालेंगे, सोप या डिटर्जेंट दोनों ही, है ना, लार्जर अमाउंट में जब आप पानी के अंदर मिलाएंगे तो अब यहां पर जो बनेगा ना वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये अब क्लींजिंग एक्शन दे सकता है। अगर आप उस पानी में आप कपड़े वॉश करते हैं तो अब वो साफ हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन इसलिए बनता है जब लार्ज क्वांटिटी में सोप आ जाता है तो यहां पर होता है मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। और मिसेल फॉर्मेशन के लिए इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो मैं आपको बता देती हूं कि कब होता है। एक मिनट, दी अबव पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, चलिए यहां से लिखती हूं मैं, इधर से इट अकर्स, मिसेल के बारे में बात हो रही है। इट अकर्स अबव a particular concentration called CMC, CMC का फुल फॉर्म क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है, CMC। और इसमें एक कंडीशन और है, टेम्परेचर वाली है, कि इट अकर्स ओनली अबव पर्टिकुलर अबव टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। इट अकर्स मतलब मिसेल फॉर्मेशन अकर्स, है ना, मिसेल फॉर्मेशन अकर्स अबव अ टेम्परेचर कॉल्ड KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। कहने का मतलब कि अगर आप पानी की जगह सपोज आइस क्यूब ले लेते और आइस क्यूब में आप अगर सोप डालेंगे तो आइस का टेम्परेचर तो बहुत कम है ना, तो वहां पे क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा। पानी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये क्लींजिंग एक्शन दिखेगा, बहुत ठंडे पानी में भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कहना चाहता है ये, तो यानी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, CMC इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 मार्क में, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये मिसेल फॉर्मेशन होता कैसे है, इस पर भी यहाँ पे आपको डिटेल लिखना पड़ता है। अब इसमें ऐसा होता है भाई, ये जो सोप होता है ना, ये तुमने 10th में भी पढ़ा है, वही बात है, कोई नई बात नहीं है। ये सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA, ठीक है। यहाँ पे जो R है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये जो R है इसको मैं ऐसा बना देती हूँ, दैट इज R। कितनी भी लॉन्ग चेन हो सकती है, डिफरेंट सोप में डिफरेंट होती है। और COO माइनस, और इसके साथ आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है Na प्लस। तो इसमें ये वाला जो सोप का ये वाला जिगजैग वाला पार्ट है, R वाला पार्ट है, ये R वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग,
वाटर रिपेलिंग पार्ट का को आप ये बोलते हो नॉन पोलर, जो वाटर में नहीं डिसॉल्व होती ना चीजें, वो नॉन पोलर होती है। तो ये नॉन पोलर पार्ट है। और इस नॉन पोलर पार्ट के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, टेल। और ये जो COO माइनस वाला पार्ट है, ये वाटर अट्रैक्टिंग है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये, यानी कि दिस इज वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट को कहते हैं पोलर पार्ट, इसे पोलर हेड भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। तो जब ये पूरा सोप था, हाँ, अब ये जब सोप पानी में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। जो इसका जिगजैग पार्ट है वो सेंटर साइड में ओरिएंट हो जाएगा, और जो टर्मिनल पार्ट है, पोलर पार्ट है, वो पेरिफेरी पर ओरिएंट हो जाएगा। COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, ठीक है। COO माइनस एंड COO माइनस, एक मिनट, COO माइनस, ठीक है। और इसको मैं ऐसा एक सर्किल बना देती हूँ, थोड़ा अजीब और कम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और ऐसा ले लेते हैं, है ना। इसको भी थोड़ा जिगजैग ले लेते हैं, COO माइनस, COO माइनस। तो ये जो बना है, ये ग्रुपिंग है, ये 3D ग्रुपिंग होती है। मैंने तो 2D में बनाया, मतलब बॉल की तरह होगी, ठीक है ना। उधर भी, इधर भी कर्व, इधर भी कर्वेचर, इस तरह से बॉल की तरह से होगी। इसको कहते हैं मिसल। इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रल वाली जिगजैग चेन्स होती हैं, ये ब्रश की तरह काम करती हैं। और जैसे कोई भी कपड़ा हमने डाला, उस पर कोई ऑयली डर्ट है, तो ये जो जिगजैग चेन्स होती हैं, ये ऑयल में सॉल्युबल होती है। ये ऑयल या डर्ट को ट्रैप कर लेती है, उसमें डिसॉल्व होकर के उसके साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑयल था, तो ये ऑयल के अराउंड सराउंड होकर के ऑयल के अंदर फिक्स हो जाती है, ठीक है। और ऊपर से जो ये वाला पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, ये पानी में घुला रहता है, माइनस वाला। अब हम जब कपड़े को हाथ से रगड़ते हैं, एजिटेट करते हैं उसको, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मिसल होता है उस कपड़े से उस ऑयल को ट्रैप करके बाहर आ जाता है पानी के अंदर, ठीक है। यानी उस कपड़े से वो जो डर्ट थी वो हट गई, वो पानी में मिसल के अंदर ट्रैप होकर के घूमेगी, और अब पानी आपको थोड़ा गंदा गंदा सा दिखने लगेगा। वो इन बॉल्स की वजह से दिखेगा आपको, ठीक है। ये बॉल्स हैं, मिसल बॉल्स हैं, जिनके बीच में वो डर्ट ट्रैप है। किसने ट्रैप की है, आर वाले पार्ट ने, हाइड्रोकार्बन चेन ने उसको ट्रैप किया है, ठीक है। ऑयल या डर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और जब ये पानी में आ जाती हैं, तो वो जो पानी है ना, जो बना है ऑयल वाला पानी, गंदा सा हो गया, जिसको अब हमें फेंकना पड़ेगा, उस पानी को कहते हैं इमल्शन। तो ये इमल्शन बना देता है। तो जितना अच्छा इमल्शन बना, क्या हम बोले कि क्लींजिंग एक्शन उतना ही अच्छा होगा कपड़े पर, क्योंकि पानी में अगर अच्छा इमल्शन बन रहा है, यानी पानी में डर्ट ज्यादा आ गया है कपड़े से निकलकर, तो वो कपड़े पे उतना ही अच्छा क्लींजिंग एक्शन है, ठीक है। तो उसमें देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछती है, और इसमें ये टर्म लिखना जरूरी होता है, इसी के मार्क्स होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैं इसमें एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा पूछा है, जैसा भी मुझे ध्यान है, मेरे पास हेडिंग है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि अच्छा दी सोप हेल्प्स इन दी, नहीं एक मिनट, चलो मैं जस्ट क्वेश्चन वैसे ही बता देती हूँ। ये था कि सोप क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है। हाउ डज क्लींजिंग एक्शन अकर बाय दी सोप, तो आप लिखेंगे कि इट अकर्स बाय इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन टर्म इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसी के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा समझ में आ गया क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये लाइन कुछ ऐसे है कि एक मिनट, मिसल, इस बात को लिख लो, हाँ, मिसल missiles surround the oil droplet and come in water to form emulsion.
emulsion. Process is called, मतलब emulsion formation process is called emulsification. It helps in cleansing action also. It helps in cleansing of clothes. ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली आता है. अब इसको पूरा लिख लो. स्क्रॉल अप कर दे तो बता देना. मैम इमल्सिफिकेशन क्या था, मतलब सॉरी इमल्शन क्या था, एक बार बताना. अच्छा, इमल्शन था कि वो जब कपड़े की गंदगी निकल के पानी में आ गई तो पानी गंदा सा हो जाएगा, तो आप उस गंदे पानी को बोलोगे अच्छा. अरे ये तो इमल्शन बन गया. ओके मैम. ठीक है. मैम एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो कहाँ से करूँ. मैम यहीं से बस. मैम थोड़ा सा नीचे. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी मैम. सबका हो गया. यस थैंक यू मैम. ओके जी. Yes, हाँ, ma'am. मतलब थैंक यू मतलब बाय बाय वाला थैंक यू है ये. यस मैम. अच्छा, तो अब बस दिमाग के दरवाजे बंद हो गए. भाई देखो, आज तो मुझे चैप्टर पूरा करना था. क्या कर रहे हो. थोड़ा सा रह गया है वैसे, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का और है. तो मैम. हाँ बोलो. मैम हम मिल्क को भी इमल्शन में ही काउंट करते हैं नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मिल्क इमल्शन नहीं है बेटा. मिल्क इमल्शन नहीं. इमल्शंस क्या है, तुम लोग जो कोल्ड क्रीम्स यूज करते हो या जो ये दूसरी और भी क्रीम्स है, विप्ड क्रीम्स हैं, ये सब इमल्शंस हैं. ठीक है. Okay, ma'am. हाँ, जो विप्ड क्रीम्स आती हैं, कोल्ड क्रीम्स हैं, गर्मियों की क्रीम अलग होती है, तो ये सारी जो शेविंग क्रीम्स हैं ये सब इमल्शंस हैं. ठीक है. तो अब इनकी क्रीम का जो फिजिकल स्टेट है उसको देख के माइंड में एक आ गया होगा कि मिल्क नहीं है. ठीक है. यस मैम. हाँ. थ्योरी वाला तुम लोग अभी ये वाला ही पढ़ रहे हो, तो जितने लोगों ने भी मेरा सरफेस केमिस्ट्री अटेंड किया है, ठीक है, यहां तक स्टार्टिंग से यहां तक याद होना चाहिए अगली क्लास में. ओके मैम. तो लिया पूरी क्लास स्टार्टिंग से लेकर यहां तक ये अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए. और इसमें जो अब मेरी शीट है एक बार वो भी रेफर कर लेना. ठीक है. कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना. सारी चीजें वहां पे लिखी है. कैटालिसिस नहीं करना है. ठीक है. पता चला कैटालिसिस रटने बैठ जाओ, है ना. कैटालिसिस नहीं है. जो जो सीक्वेंस यहाँ होती गई है वो आप शीट से एक बार देख सकते हैं. ठीक. तो यहाँ तक आप लोग याद करके आएंगे. चलिए. मैम मैंने आपको एक डाउट भेजा था. अच्छा मायना, मुझे 1 मिनट अपना फोन लाना पड़ेगा, तो आप 1 मिनट रुकोगे. ठीक है मैम. अच्छा तुम्हें इलेक्ट्रो वाला. हाँ मैं लाती हूँ फोन. हाँ शांतनु, कहाँ तक कर लिया. मैम मैंने अभी आगे तो नहीं करा है, मैं कोऑर्डिनेशन कर रहा था. कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में क्या क्या किया है. मैम कोऑर्डिनेशन मैंने पूरा कराया और मैंने एक मेटलर्जी कराया. अच्छा मेटलर्जी. तो पूरा. कुछ मेटलर्जी से पूछूं मैं. 1 मिनट बस मायरा का डाउट ले लूं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ. हाँ मैम. ठीक है. मैम मीटिंग लीव कर सकती हूँ क्या? हाँ 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 मुस्कान, आप बिल्कुल लीव कर सकते हैं. ओके. थैंक यू मैम. हाँ ओके.